अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार पे मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और आज आपके सामने वो ख़बर हम रखने जा रहे हैं जिसके बारे में हम आपको पहले इतला दे चुके हैं। वो ख़बर है नागपुर में किए गए हज कमेटी के चेयरमैन के द्वारा बहुत बड़े घोटाले की। अब ये जो ख़बर है इस पर तफसीली मालूमात के लिए आज हमारे साथ में मौजूद है एडवोकेट मोहम्मद अतीक साहब, जो खुद इस केस को कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं और इस केस को लड़ भी रहे हैं। तो बेहतर है कि हम इस पूरे स्कैम को उन्हीं से समझते हैं। और आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन भी आज से दबा दीजिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो वो सीधे आपको देखने मिले। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान भर में शेयर कीजिए ताकि इस तरह के स्कैम जो है वो दूसरी जगह पे ना हो। ऐसी हमारी कोशिश है इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की। तो अतीक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। आपका इस्तकबाल और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अतीक भाई, ये पूरे स्कैम को हम आपसे जानना चाह रहे हैं। जानने के लिए सबसे पहले शुरुआत हम ये करना चाहेंगे कि हज कमेटी जो है महाराष्ट्र की, उसके चेयरमैन को क्या ये इख्तियार है कि वो बिना सीईओ के किसी भी इवेंट के अप्रूवल के बगैर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टेट हज कमेटी जो होती है वो सेंट्रल हज कमेटी के मातहत होती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दिल्ली से सेंट्रल हज कमेटी है उसके मातहत उसके नीचे जो है स्टेट हज कमेटी होती है सभी राज्यों की। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया एक्ट 2002 ये कानून है जी, जिनका इनको पालन करना है, जिनके उस कानून के अंदर रहकर, दायरे में रहकर ही इनको अपने ड्यूटी निभानी है। अब नागपुर हज हाउस का मसला जो मतलब जो स्टेट चेयरमैन है वो अपने तरफ से इसके बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकता। सारी बंदिशें हैं जी, कुछ इख्तियार है और वहाँ पे बंदिश भी है जी। तो बंदिश ऐसी है कि ये मामला शुरू होता है 2019 से जी, क्योंकि 2019 तक नागपुर और औरंगाबाद के हज हाउस का जी कोई टेंडर नहीं दिया गया था। वहाँ पर कोई देखरेख कमेटी नहीं थी या जो ई टेंडरिंग था वो नहीं हो पाया था। तो गवर्नमेंट ने एक फैसला किया था 19/7/2019 को 19/7/2019 को कि हम नागपुर और औरंगाबाद जिला हज समिति को बनाएंगे एक टेम्परेरी पीरियड के लिए। नागपुर और औरंगाबाद में जिला हज कमेटी बनेगी। अच्छा, जिला हज कमेटी टेम्परेरी बनेगी। मतलब उसका प्रेजेंस लीगल नहीं रहेगा। उनका प्रेजेंस लीगल नहीं, उनका एक टेम्परेरी स्टॉप गैप अरेंजमेंट हम जिसे बोला जाएगा, वो इसलिए कि उस वक्त प्लेन हज का मामला शुरू होने वाले थे जी। तकरीबन सारी डेट्स आ चुकी थी पोस्ट कोविड। हाँ, पोस्ट नहीं, प्री कोविड की बात। अच्छा, प्री कोविड की बात 2019 की। तो उसमें अब आनन फानन में गवर्नमेंट के पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नहीं, तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा ना। आप कह रहे हैं कि हज के प्लेन शुरू होने वाले थे, लेकिन ये तो नागपुर से तो प्लेन 2019 के काफी पहले से नहीं, मैं एक पर्टिकुलर साल की बात कर रहा हूँ जहाँ से ये घोटाले की शुरुआत हुई है। हाँ, मतलब उसके पहले उसके पहले सब ठीक चलता था, उसमें कोई इशू नहीं था। उसके पहले इंतजाम जो होता था वो गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जी के थ्रू, जो हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है उसके परमिशन से, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है, ई टेंडरिंग होती थी। ई टेंडरिंग के जरिए तमाम जो वर्क्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होते थे। एक पूरा ट्रांसपेरेंट काम था जी। लेकिन 19 आते आते कुछ ऐसे मसले मसाइल गवर्नमेंट के पास में हुए होंगे जी, जिसका इल्म हमको नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है 19/7/19 का, वो यही बताता है कि गवर्नमेंट ने बहुत आनन फानन में एक डिसीजन लिया कि हमको नागपुर और औरंगाबाद सिर्फ दो लोग, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर बॉम्बे में उनका एक सेटअप है पहले से है। लेकिन औरंगाबाद में और नागपुर में कोई हज हाउस को देखरेख करने वाला कोई केयर टेकर नहीं था। कोई तंजीम को उन्होंने टेंडर नहीं दिया था। जैसे पहले जो लोग देखते थे उनका कंटिन्यू नहीं हो पाया था। तो अब इन्होंने क्या किया कि चलो हम नागपुर जिला और औरंगाबाद जिला हज कमेटी बना देंगे। तो जो स्टेट हज कमेटी के मातहत रहेगी, लेकिन उनको इख्तियार कुछ नहीं होगा।
जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन, उनको सिर्फ एक इंतजामात करना है। अच्छा। और उनके लिए उन्होंने फिक्स कर दिया था कि किसी भी प्रकार का कोई अनुदान या भत्ते उनको लागू नहीं रहेंगे, यानी वॉलंटियर बेसिस पे रहेंगे, वो थर्ड पार्टी रहेंगे। उनको जो है पर हाजी 200 रुपया या 300 रुपया, 100 इंटू 200, 100:200 ऐसे रोशो में पेमेंट होनी थी स्टेट हज सेंटर हज कमेटी से और हज कमेटी से। ये किसको होनी थी पेमेंट? ये जो अखराजात यहाँ के चलने थे, जैसे अभी जो भी अखराजात टेम्पररी बॉडी बनाई गई थी, उनके अखराजात के इंतजाम देखने थे, तो वो हाजियों के लिए जो इंतजाम करने थे उसके लिए 200 रुपये पर हेड पर हाजी। लेकिन ये पैसा 2 कमेटी देने वाली थी। अच्छा। उसका रेशो था 100 और 200 का। अच्छा। 100 सेंटर कमेटी, सेंटर हज कमेटी, 200 स्टेट हज कमेटी। ऐसा मिला के एक हाजी के ऊपर 300 रुपये हो गया। 300 रुपये, तो ये हो गया एक 300 रुपया देना था जी, 200 नहीं 300 जी। तो इस तरीके से इनके ऊपर में बंदिशों के साथ में इनको एक टेम्पररी 19/7/2019 से इनको जी लाया गया वहाँ पर जी। अब ये हुआ कि एक लिमिटेड खर्चा इनको करना था जी, लेकिन स्टेट हज कमेटी ने इन और नागपुर हज कमेटी ने उस वक्त की 2019 में जो भी लोग जो जिला हज कमेटी बनाई, जो जिला हज कमेटी टेम्पररी बनी थी 2 महीने की, कोई जुनेद करके था जिसको अध्यक्ष बनाया गया था। हाँ, कोई जुनेद थे और कोई इसमें एक जमाल सिद्दीकी करके, जमाल सिद्दीकी तो चेयरमैन ही थे ना, स्टेट हज कमेटी के थे वो उस वक्त के। हाँ, उस वक्त। तो इन्होंने क्या हुआ कि देखिए इसमें एक, मैं इसके ऊपर बाद में आऊँगा कि 19/7/19 को जिला हज कमेटी बनी जी, ठीक है। आखिरी प्लेन जो लैंड हुआ जी वो नागपुर में 12/9/2019 को लैंड हुआ जी, और इसमें गवर्नमेंट ने क्लियर लिखा है कि 12/9/2019 को नागपुर हज कमेटी का वजूद ख़त्म हो जाएगा। ऑटोमेटिक कम्स टू एंड, प्लेन के लैंड होते ही ये बॉडी कोलैप्स हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ये कम टू एन एंड। जो बॉडी को बनाने के टाइम ही क्लॉज डाल दिया था इन्होंने। दोस्तों, आपसे हमारी दरख्वास्त है कि वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में आपके लिए है तो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, तो लिहाजा आप दोनों पार्ट देखिएगा, क्योंकि सारी की सारी कानूनी और टेक्निकल जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है, जो कि इनकलाब समाचार के अलावा कभी भी आपको कहीं देखने नहीं मिली आज तक, कहीं सुनने नहीं मिली, कहीं जानने नहीं मिली। तो लिहाजा बने रहिएगा चैनल के साथ में, दोनों एपिसोड्स को देखिएगा क्योंकि वीडियो बड़ा होने जा रहा है। चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जी कि गवर्नमेंट का हमारे जहाँ भी हम लोग पब्लिक वर्क में जब वर्क्स देने की बात आती है जी, तो ये रूल है कि 3 लाख के अगर ऊपर के काम है जी, तो आपको उसका ई टेंडरिंग करना ज़रूरी है। हाँ, 3 लाख 1 रुपये का भी अगर काम है हाँ, तो भी आपको उसका टेंडरिंग करने हैं। हाँ। लेकिन 2019 की ये जो दोनों कमेटियाँ थी जी, इन्होंने किसी भी प्रकार का ई टेंडरिंग नहीं किया। अपने मन मर्जी से इन्होंने हर चीज़ का अपना काम, स्टेट हज कमेटी ने, स्टेट हज कमेटी और नागपुर हज कमेटी, इन्होंने अपने मन मर्जी से जिसको चाहा उसको इन्होंने काम बांट दिया। जैसे किसी को डेकोरेशन का दिया, किसी को लाइटिंग का दिया, ट्रांसपोर्टेशन का, बहुत सारे वर्क। तो बिना वर्क ऑर्डर के इन लोगों ने काम कैसे कर लिया? क्योंकि इन्हों को जैसा अभी ये लगा, क्योंकि वो उस वक्त मामला ऐसा रहा होगा जहाँ तक मुझे लगता है जी, कि प्लेन शुरू होने को 2-4 दिन का कुछ वक्त था, शॉर्ट पीरियड था, और लोगों को ये लगा कि अब हाजियों की कोई इनके बद इंतजामी ना हो जाए, इसलिए लोगों ने, जिन लोगों को भी काम मिला उन्होंने अपने दिल से उसको काम को अंजाम दिया। लेकिन जो भी काम वर्क ऑर्डर मिला, मेरे पास में वर्क ऑर्डर भी नागपुर हज कमेटी ने अपने स्टैम्प पे, अपने लेटर हेड पे अलॉट किया हुआ है। तो आपने जैसा बताया कि नागपुर में जो जिला हज कमेटी बनाई गई थी वो टेम्पररी सर्विस प्रोवाइडिंग वॉलंटियर ग्रुप था, उनको कोई अथॉरिटी नहीं थी, तो फिर लेटर हेड कैसे छाप लिया उन्होंने? लेटर हेड वो छाप सकते हैं, लेकिन उनको भाई, लेकिन अलॉटमेंट अथॉरिटी नहीं है, तो लेटर हेड कैसे आप निकाल? उन्होंने उसके ऊपर लिखना चाहिए था। ये तो फौजदारी हो गई ना, ये तो 420 हो गई ना। ऐसा है कि जब भी हमको कोई चीज़ का अख्तियार मिलते हैं जी, तो सब्जेक्ट को अगर कुछ कंडीशन रहा तो उसमें लिखना कंपलसरी है। हम
फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड है। वैसा कुछ दिखा नहीं। जैसा हम कोटेशन देते हैं जब भी अपने किसी पार्टी को, तो हम वहाँ एक कंडीशन डालते हैं, दिस कोटेशन इज दी वैलिड फॉर द सो एंड सो पीरियड। तो ये 18/12/2014 का जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का GR है, ओके, महाराष्ट्र निर्णय शासन निर्णय है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का, सामान्य प्रशासन विभाग, जो सबको लागू होता है। 3 लाख के ऊपर के मसलों के काम के लिए आपको ई टेंडरिंग करनी है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई जितने भी गवर्नमेंट से जुड़े हुए हर चीज़ है उनको, हर चीज़ ठीक है। हज कमेटी भी उसका एक पार्ट है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, लेकिन यहाँ पे कोई ई टेंडरिंग नहीं हुआ। अपने अपने लिहाज से सारे काम दिए गए और बिना ई टेंडरिंग करे ही ये हज कमेटी को भी बनाया गया, अख्तियार भी दिए। फिर इसमें मसला ऐसा हुआ कि हमारे पास में कुछ लोग, जिन लोगों ने अपनी सर्विस प्रोवाइड की थी, कुछ डेकोरेशन वाले, कुछ ट्रांसपोर्ट वाले, कुछ सिक्योरिटी वाले, ऐसे लोग हम तक अप्रोच हुए। जब हमने सारे कागजात की छानबीन की तो हमको पता चला कि ये तो बिना अथॉरिटी सारे काम कर दिए गए। और जब वर्क आप ऑर्डर देखिए, वर्क ऑर्डर ही 22 लाख रुपए का है। अरे बाप रे, कुछ जगह 26 लाख रुपए का है। तो तुम्हारे अख्तियार तो थे ही नहीं इतने देने के। सही है। और जब तुम एक नुमाइंदगी कर रहे हो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, और तुम किसी के जब मातहत हो, तो तुमने अपने आला अधिकारियों से इस बारे में गाइडेंस क्यों नहीं लिया? जी, यहाँ पे एक हमारे पास जो लिस्ट है अतीक भाई, जो डॉक्यूमेंट्स हमने प्राप्त किए हैं, इसमें सभी वेंडर्स के बिल भी मौजूद है इसके अंदर में, सभी कई है। अभी इसमें जो है तो तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए का एस्टिमेटेड अमाउंट आता है। जो मतलब या तो दर्शकों, मैं आपसे अतीक भाई की एक बात को थोड़ा सा और एलिब्रेट करके बताना चाहूँगा। जैसा अतीक भाई ने कहा कि शायद से ये पॉसिबिलिटीज़ है कि हाजियों के जाने के बिल्कुल 2-3 दिन पहले के दौरान में ये काम अलॉट किए गए, और चूँकि बीइंग ए मुस्लिम हम सब, और नॉन मुस्लिम भी, हज का एक वैसा पीरियड होता है जब हमारे देश के अंदर में जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है और बहुत ज़्यादा टचिंग होता है। तो ऐसे मौके का फ़ायदा उठा करके ये जो टेम्पररी बॉडी और हज कमेटी के महाराष्ट्र के चेयरमैन, इन्होंने मिलकर के ये पूरा स्कैम किया है। इस स्कैम को हम आगे समझते चल रहे हैं, इसलिए आप वीडियो में बने रहिएगा। हुआ ये कि फिर मसला ये हुआ कि कई खतो खतूत हुआ, जो लोग हमारे, तो खतो खतूत आपके CEO हज कमेटी के साथ हुआ, किसके साथ हुआ? हमारा हज कमेटी ऑफ इंडिया, ओके, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स न्यू दिल्ली, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और CEO हज कमेटी, स्टेट हज कमेटी, ओके, और मिनिस्टर, इनके साथ में हमारे करस्पॉन्डेंस हुए। हमने लीगल नोटिस भेजा उनको कि ये कैसे हुआ, आपने अपने लेवल पर क्यों इसको सारी चीज़ों को अनदेखी की। तो हमको गवर्नमेंट से एक जवाब आया। जवाब में ये लिख कर आया कि हम सिर्फ स्टेट हज कमेटी को उस दौरान में जो 3278 इतने हज यात्री करूँ उस टाइम पे हाजी रवाना हुए थे और वापस आए थे। अच्छा, महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र नहीं, नागपुर से। ठीक है, मतलब ये नागपुर सेंटर से आने का कैलकुलेशन है या सिर्फ टोटल हाजी? जाना आना मिला। इसमें हज यात्री नागपुर उड़ान केंद्र से 3278 इतने हाजियों ने उड़ान भरी। ओके, तो इसके हिसाब से 200 रुपये के, मैं सॉरी 200 रुपये के 300 रुपये के हिसाब से जो रकम आती है वो 6,55,600 रुपया होती है। कितनी? नहीं, ये तो ज़्यादा होंगी ना। अच्छा, ये 200 के हिसाब से 100 सेंट्रल देंगी, 100 सेंटर देगी, 200 दे रही है। तो अब 200 स्टेट हज कमेटी दे रही है। तो कैलकुलेशन 6,55,600 रुपये आ गया, 6.5 लाख। तो अब स्टेट हज कमेटी को कितने पावर थे? 6,55,600 रुपये के, बस इतना ही पावर, बस इतना पावर था पर हेड के हिसाब से, जो रेशो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। 100 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से आने हैं हम जी, तो वो एक अलग इशू हो गया। तो 6,55,600 रुपया के ऊपर आपको कुछ देने के अधिकार ही नहीं थे। तो फिर आपने इतना बड़ा ये लाखों और करोड़ों का जो इतना व्यवहार कुछ दिनों के अंदर किया, इसकी क्या गरज थी? और अपने गवर्नमेंट के जो GR है, गवर्नमेंट के जो निर्णय, शासन निर्णय है जी, उसको क्यों अनदेखी किया? उसकी क्यों पायमल्ली हुई? उसका क्यों वायलेशन हुआ? इसका जवाब फिर हुआ। हमने इसको तलब किया, महाराष्ट्र सुरक्षा समिति करके एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पक्षकार हैं, उन्होंने फिर गवर्नमेंट को नोटिस दिया। फिर हमने ये मामला
हाईकोर्ट तक पहुंचाया। ओके, हाईकोर्ट मतलब अभी मौजूदा वक्त में हाईकोर्ट में है। 2019 में ही हमने इसमें मांगा था। तो लोअर कोर्ट में क्या डिसीजन? लोअर कोर्ट में हमने डायरेक्ट हाईकोर्ट में अपीयर हुए आप लोग जी, क्योंकि इसमें फिर हाईकोर्ट ने इनको नोटिस निकाली, नोटिस जवाब तलब किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 साल तो कोविड के गए, 20 और 21 में, 22, 23, 24 आज तक भी हज कमेटी या स्टेट हज कमेटी का इसमें आज तक भी कोई जवाब दाखिल नहीं है। अच्छा, मतलब अभी तक के हज कमेटी ने अपना से दिया ही नहीं है। और अनकरीब अब ये मैटर ये जून महीने के कुछ पहले या तीसरे हफ्ते में सुनवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय के सामने आने वाला है। अच्छा, ये बाकी की सुनवाई जो बची है हाईकोर्ट के सामने आएगा जी। और ये जो इरेगुलरिटीज़ है, हमने कोर्ट को बोला है कि हज कमेटी कोई भी हो, जिला हो या स्टेट हो जी, 2014 का GR सबको लागू होता है। ये टेंडरिंग होनी चाहिए, ये डायरेक्शन आप इनको इशू करें जी। और जो हज कमेटी को इन्होंने अथोराइज किया था खर्चे के लिए, स्टेट हज कमेटी ने उस वक्त की जी, फॉर टेम्पररी बेसिस उसको क्वैश किया जाए। लेकिन आज तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो गई। लेकिन उसके ऊपर में अब हम कोर्ट से एक विनती और करेंगे अमेंडमेंट करके कि इसका एक किसी बड़े आला अधिकारी के या रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के एक कमेटी अपॉइंट करके इसका एक इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सब चीज़ों की इंक्वायरी होनी चाहिए। इसीलिए अब होता ये है कि कमेटी में कुछ कानून जानने वाले लोगों का आना बड़ा ज़रूरी है, ताकि कौम का कोई इसमें नुकसान ना हो, ना ही हाजियों को जो